हेलो बच्चों, मैं हूं यशपाल सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। और एक बार फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं डे 3 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का। ओके, सो हमने कवर कर लिया था पॉइजन्स रेशियो तक, है ना। और उसके कई सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे, इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। एक बार फिर से हम यहाँ पर, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ 3 दिनों का है, 3 दिनों में ये चैप्टर पूरा उड़ चुका है, आज तीसरा दिन है चैप्टर का। तो और सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें, एक्सप्लेनेशंस और अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है। सो आप लोगों ने अच्छे से किया होगा इसको और समझ में भी आया होगा या थोड़ा बहुत आने लग गया होगा। ठीक है, सबसे सिंपल लैंग्वेज में। एक्चुअली आई एम नॉट राइटिंग ईच एंड एवरी डेफिनेशंस, आपको डेफिनेशंस हर जगह से मिल जाएंगी। ठीक है, कहीं से भी आप देखो, आपकी रेफरेंस बुक सब भरी हुई है डेफिनेशन से। यहाँ पर सिर्फ हम एक्सप्लेनेशन का पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का पार्ट ही हम इस चैनल पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि भाई न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिक्स में तो वो समझ में नहीं आते, मगर थ्योरेटिकल आती है तो हम थ्योरी से ही पास होते हैं, न्यूमेरिकल से हम आज तक पास नहीं हुए और ना ही होंगे। अगर ऐसा आपको फील आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करना। ठीक है, और जहाँ तक है ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि आपको न्यूमेरिकल्स में हमेशा प्रॉब्लम होती है और उसके आंसर सही नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक्स के साथ लेते लेते हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे फॉर श्योर। ओके, सो पॉइजन्स रेशियो जैसे कि हो चुका है, फिर भी हम इसको एक बार और डिफाइन करेंगे। साथ ही साथ इलास्टिक एनर्जी हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। यहाँ पर चैप्टर खत्म, यहाँ पर आपको इस चैप्टर के बारे में और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, तो लगभग कुछ थोड़ी बहुत आप 5-6 मार्क्स आप मान सकते हैं कि आपके यहाँ तक कवर हो चुके हैं फॉर द टर्म 2 के लिए। ठीक है, ऑफ योर CISE एग्जाम। ओके, सो पॉइजन्स रेशियो की बात करते हैं बेटा। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है आपको बताया था, P से रिप्रेजेंट करते हैं इसको बेटा। रिप्रेजेंट P से हम कर सकते हैं, और कोई मत लो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कई गामा भी इसको यूज़ करते हैं, गामा से पॉइजन्स रेशियो को तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट आप P से लिखे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को B से रिप्रेजेंट करते हैं, यंग्स मॉडुलस को Y से करते हैं, है ना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को C से नहीं करते, K से करते हैं। दैट इज द इनवर्स ऑफ द बल्क मॉडुलस, आपको बताया था ना। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो की बात करते हैं बेटा। आते हैं पॉइजन्स रेशियो पे। ये क्या होता है बेटा, इट इज विद इन, जो आपको एक लाइन बताई थी हमेशा याद कर रखने के लिए, क्या थी वो, विद इन द इलास्टिक लिमिट अप टू विच द हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, यानी कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बीच में जो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अप टू विच, जहां तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, वहीं के लिए ही ये सारी चीजें, सारे रेशियोज डिफाइंड है। ओके, जैसे मान लीजिए हमारा ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ में हमने क्या किया था, V जब तक प्रोपोर्शनल रहता था I के, तभी सारी चीजें हमारे पास, सारे न्यूमेरिकल्स थे हमारे पास। ठीक है, तो बेटा एक्चुअली V जब प्रोपोर्शनल था I के, तभी हम सारे न्यूमेरिकल्स करते थे ना। नहीं तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे क्या होता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, वो लॉ फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें भी, टेम्परेचर अगर आप बहुत बढ़ा दें तो कोई भी चीज़ फॉलो नहीं होगी, ये पॉइजन्स रेशियो रहेगा ही नहीं, है ना। अगर किसी का भी हम पॉइजन्स रेशियो की बात कर रहे हैं, या किसी का भी हम कह रहे हैं बल्क मॉडुलस इतना है, किसी का यंग्स मॉडुलस इतना है, तो किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे जो हमारा होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर, उसी पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन लिखना काफी जरूरी है, विद इन द इलास्टिक लिमिट अप टू विच द हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल, द रेशियो ऑफ लेटरल, सॉरी इट्स LATERAL, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, STRAIN। ठीक है, ज़्यादा बोल्ड हो रहा है तो इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज द पॉइजन्स रेशियो ऑफ अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल के लिए पॉइजन्स रेशियो में इस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो पॉइजन्स रेशियो में बेटा सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो, दैट लेटरल स्ट्रेन मीन्स व्हेन देयर इज चेंज इन डायामीटर। ठीक है, डायामीटर या रेडियस में जो चेंज होता है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन रेडियस टू द ओरिजिनल रेडियस उसका जो रहा होता है, वही होता है हमारा क्या, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल मींस बेटा डायमेट्रिकल, अगर कोई चेंज आता है तो उसको लेटरल कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल किसे कहते हैं, जो कि लेंथ में अगर कोई चेंज है तो उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल। ओके, गॉट इट, समझ में आया होगा। ठीक है, सो लेटरल स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो वो जाएगा हमारा चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया बेटा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाला, ऊपर वाला क्या है लेटरल रेडियस वाला।
या डाया वाला, समझ में आ गया बात, ठीक। अब यहां पर बेटा देखो ये हमारा फाइनल हो गया, इतनी बात समझ में आई बेटा, ठीक। अब क्योंकि जब भी एक्सटेंशन होता है तो डायमीटर हमेशा कम ही होता है ना, और कोई भी चीज अगर कम हो रही है बेटा, जैसे बल्क मॉडुलस में हम कहते हैं बल्क मॉडुलस बी क्या होता है, इट इज विद इन द, ठीक है, इलास्टिक लिमिट अप टू विच हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, जो भी वॉल्यूम कम हो रहा है। अब जो कम होने में हम लिखते थे बल्क मॉडुलस, आप अक्सर आपने देखा होगा कि नेगेटिव में होता है आगे, वो इसीलिए बस कि इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, हम स्ट्रेस लगा के वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम कम हो रहा है फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है, तो इसलिए उसको भी हम माइनस में लिखते हैं। तो बेटा यहां पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी, कोई माइनस है, इतना बड़ा रोल नहीं यहां पर है कि बहुत बड़ा रोल हो गया, बट इसको भी हम यहां पर इसको माइनस में ही देखते हैं, क्योंकि जब हम खींचते हैं ना बेटा, जब भी हम लॉन्गिट्यूनल कोई भी स्ट्रेस उसको देते हैं जिससे लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेन भी होता है हमारा, उसमें हमेशा क्या होता है बेटा, कुछ ना कुछ चेंज आता है, किसमें किसमें, डायमीटर में चेंज आता है, वो डायमीटर हमेशा कमी होता है, किसी वायर को खींचो डायमीटर हमेशा क्या होगा, कमी होगा, समझ में आई बात। तो डायमीटर यहां पर कम हो रहा है तो इसलिए यहां पर माइनस साइन लगाया है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना। सो डिक्रीज इन द रेशियो टू डिक्रीज इन द रेडियस टू द ओरिजिनल रेडियस अपॉन इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हमारा क्या हो गया, पॉइजन्स रेशियो, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर कोई न्यूमेरिकल आ रहा होगा, इसमें आने वाले कुछ क्वेश्चंस में अगर न्यूमेरिकल रहेगा इसके ऊपर का तो करेंगे, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक आधा न्यूमेरिकल आगे होगा आई थिंक सो, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप लेंथ इतनी इंक्रीज हो रही है, डायमीटर इतना डिक्रीज हो रहा है, तो बताओ पॉइजन्स रेशियो क्या होगा, ठीक है, या लेंथ 1% इंक्रीज हो रही है, डायमीटर 2% कम हो रहा है, तो बताओ क्या रेशियो होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेटा आप ये कहें कि उतने ही रिस्पेक्ट में उतना ही कम होता है, ऐसा नहीं, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को ही हमेशा लेंगे, और अगर कुछ गिवन नहीं है तो हम ये मानते हैं कि अगर आपने दुगनी लेंथ कर दी तो एरिया उसका अपॉन 2 हो जाता है, बस इतना और मानते हैं, ठीक है। अगर आपने 3 गुना लेंथ खींच दी बेटा, 3 गुना, एक वायर है L लेंथ की, उसको 3 गुना आपने खींच दिया तो उसका एरिया भी अपॉन 3 करते हैं, बस इतना ही करते हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। आई होप कुछ इतना बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइजन्स रेशियो। अब बात करते हैं हम इलास्टिक एनर्जी की, इसको भी हमने मजाक मजाक में इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कवर कर लिया था इसको। इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी ये होती क्या है, ये यू होती है, ठीक है। यू इज इक्वल टू, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है हाफ इंटू स्ट्रेस, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है, साथ ही साथ इंटू में वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें तो वो हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। ये वाला टॉपिक जो है हम इसे पिछले वाली वीडियो में हमने कवर कर ही लिया था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो सोचेंगे कि भाई डे 3 लिखा हुआ है तो उसमें ये टॉपिक्स क्यों नहीं हो रहे हैं, पहले ही हो गया, तो एक बार जाके देख लेना, लास्ट में देख लेना, काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। फिलहाल हमारी इलास्टिक एनर्जी यही होती है, यानी कि वो एनर्जी जो स्टोर हो जाती है किसी भी वायर में जब भी उसको हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, स्ट्रेच करते हैं किसी लोड से, बात समझ में आई यहाँ पर, ठीक। तो मेन मुद्दा इनका बेटा क्या है, क्वेश्चंस का मुद्दा है, ठीक है, ये प्रूफ करने को आ सकता है बिल्कुल आपसे, ठीक है। फिलहाल इसको नोट करना है तो नोट कर लेना, आज का मेन मुद्दा हमारा ये है, ताकि आप ये ना बोलें कि भाई अभी ये सब क्यों आज दोबारा से वही चीज़ें क्यों चल रही हैं। आज ये मेन हमारा मुद्दा है, जो नीचे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा रेड से मार्क्ड है, वो क्या है, न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं इसके, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपको ऐसे समझाएंगे कि दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की, अच्छे से न्यूमेरिकल्स करेंगे टाइम को लेते हुए, ठीक है। तो हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम, ठीक है, ये हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर जितनी स्टोर होती है उसमें, उसका फॉर्मूला है, U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम उसका, ठीक है। अब चलो ठीक है, इसको हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हम आगे बात करते हैं, फिर इसको हम कैसे कर भी सकते हैं आपको बताया था, हल्की सी हिंट भी देते हैं, ठीक है, बार बार पीछे वाले वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है। तो जो बेटा U जो हमने किया था ना, ये जो U का फॉर्मूला होता है डेट इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम को VOLN लिख देते हैं, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला हमारा। इसको बेटा और हम दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखना, इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू Y मीन्स क्या है, यंग्स मॉडुलस की बात हो रही है यहाँ पर, Y मीन्स यंग्स मॉडुलस, बात समझ में आ रही है, इंटू इसको हम आगे लिख सकते हैं स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर,
ये भी वैल्यू लास्ट में आई थी। आप इसको निकाल कैसे रख सकते हैं, आपको बताया था स्मॉल वर्क यानी कि डी डब्ल्यू की बात करते हैं तो एफ डॉट डी एक्स लेते हैं। इस एफ की वैल्यू हम कहाँ से लेकर आएंगे, हम लेकर आएंगे हमारे यंग्स मॉडुलस से, यानी कि एफ एल अपॉन ए इंटू एक्स, यहाँ से लेकर आते हैं। बात समझ में आ रही है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ से हम वैल्यू लेकर आते हैं एफ की, यानी कि आपको चाहिए क्या चीज़, आपको चाहिए ये वाला f, ये f को हम यहाँ पुट कर देते हैं बेटा, x के रिस्पेक्ट में उसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ये इंटीग्रेट कर देते हैं 0 टू x तक इंटीग्रेट कर देते हैं, तो लास्ट में फाइनली आप देखेंगे कि ये और ये आ जाता है। बस में आ रही है, ये है एक शॉर्टली आपको बताया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा, जब भी बेटा देखो एक चीज़ आपको बताएं, जैसे हमने ये भी आपको बताया, देखना जो ये चीज़ आपको बताई है ये आपको ध्यान रखनी है, किस लिए, आपको बस ये आइडिया रहे एग्जाम में करते हुए इसको कि हम लोगों को शुरू कहां से करना है और कहां पे खत्म करना है, यानी कि लाइन लेंथ किसी भी क्वेश्चन की आपको पता होनी चाहिए कि ये लाइन लेंथ हमको यूज करनी है इस डेरिवेशन को पूरा करते हुए, या इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको पूरा करने के लिए, इसको सही से पूरा करने के लिए, ठीक है। तो लाइन लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमको जो f की जो करते हैं dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स करते हैं, लिमिट हमको 0 टू x तक लेनी है, क्योंकि स्ट्रेच ही हमारा x तक होगा। पहली बात, लिमिट हमारी वहां तक तो जाएगी जहां तक स्ट्रेच हम लेकर चल रहे हैं x के 0 टू x, ठीक है। और दूसरी बात ये जो f की वैल्यू है वो वैल्यू कहां छिपी हुई है, क्योंकि सर ने बताया था यंग्स मॉडुलस तक रहता है, तो यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एल अपॉन ए एक्स होता है, या a इंटू डेल्टा एल, यहाँ डेल्टा एल को हम x लेकर चल रहे हैं, एक्सटेंशन की जो मैक्सिमम वो है वो x तक है, तो इसलिए हम डेल्टा एल को x मान के चल रहे हैं, इसलिए यहाँ ये x बार में जो बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो डेल्टा एल है, चेंज इन लेंथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, फाइनल जितनी हो गई माइनस इनिशियल जितनी थी वो है x हमारा, ठीक। तो यानी कि हमको ये एक आइडिया हो जाए कि हमको जब भी एग्जाम में शुरू करना है इसका डेरिवेशन, वो कहाँ से शुरू करना है, वो शुरू करना है यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले से, सीधा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, यानी कि यंग्स मॉडुलस में जो भी मौजूद है हमारा फोर्स, उस फोर्स को हमको पुट करना है इन द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द W, वर्क डन, जो वर्क डन होगा हमारा यही होगा, ठीक है। इसके ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट सा न्यूमेरिकल बनता है जो कि कहीं अवेलेबल नहीं है, चेक कर लेना, गूगल में सर्च कर लेना, जितनी भी जगह हैं आप एक बार उसको सर्च करना, कहीं नहीं है, अभी जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं आएगा इसके आगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन कहीं है ही नहीं, उसको सर्च करना, उसका करेक्ट आंसर आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, कहीं दिख जाए तो नीचे कमेंट कर देना कि मुझे तो वहां पर आराम से साफ साफ दिख गया, ऐसा नहीं दिखेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, दो फॉर्मूले नहीं है, सॉरी एक ही फॉर्मूला है, बट दो अलग अलग तरीके से, है ना, दो अलग अलग टर्म्स को यूज किए हुए, एक में हमने स्ट्रेस को यूज किया और दूसरे में हमने यंग्स मॉडुलस को यूज किया। बात समझ में आ रही है, क्योंकि वही बात हो जाएगी, देखो कटने मिटने के बाद वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी, अगर आप यंग्स मॉडुलस को स्ट्रेस रिस्पांस स्ट्रेन अगर पुट करें तो वही चीज़ आ जाएगी, ठीक। तो समझ में आ गई बात, इन दोनों फॉर्मूला का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, यानी कि जब भी किसी भी वायर को स्ट्रेच किया जाए ना, तो वर्क का फॉर्मूला ये नहीं होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, mg फोर्स, डिस्प्लेसमेंट जितना बढ़ा, क्योंकि बेटा यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर स्ट्रेस इन्वॉल्व है, तो वर्क डन सिर्फ वही नहीं होगा, वर्क डन में सारी चीजें आएंगी, स्ट्रेस भी, स्ट्रेन भी। ये जो हमने काम किया ना, ये काम ऐसे ही नहीं किया है, फर्जी काम किया है, इस काम का करने का मतलब ही यही था कि अगर किसी वायर को खींच रहे हैं तो उसमें स्ट्रेस भी आ रहा है, उसमें स्ट्रेन भी आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं, सबको लेते हुए कितनी एनर्जी उसमें कंसोलिडेटेड मौजूद है उसके अंदर, या हो रही है, स्टोर हो रही है, हमको वर्क करना पड़ रहा है। किसी वायर को खींचने के लिए भी आपको इतना वर्क करना पड़ेगा, किसी वायर को, ठीक है, कुछ भी उसमें एनर्जी स्टोर करनी है, खासकर एक्सटेंड करना है उसको, तो इसमें इतनी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, वो अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल इसका डेरिवेशन भी साथ में आप इसको करेंगे तो पूरा डेरिवेशन का हो जाएगा। डेरिवेशन के लिए क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमने आपको इसको बताया था, एक न्यूमेरिकल हमने करवाया था, उसी में इसका पूरा पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर होगी बात ये, तो ठीक है, यहां तक हमारा चैप्टर फिनिश, चैप्टर खत्म, यहां पर कुछ बाकी नहीं रह गया, आप सब हो गया है ओवर, ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब ये आने वाले न्यूमेरिकल्स आपके स्कूल्स के न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ वहाँ के न्यूमेरिकल्स हैं, पेपर्स के न्यूमेरिकल्स हैं, कहते हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट बना या ये एक्सरसाइज में से नहीं था, एक आधा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में पूछा जाता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज तो आपको पूरी करनी चाहिए, और अगर एक्सरसाइज नहीं भी हो रही है आपसे तो हमारे न्यूमेरिकल्स 101% फंसेंगे ही फंसेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कोई न्यूमेरिकल बता रहे हैं, कोई बात बोल रहे हैं तो आपको वो चीज़ नहीं आई, ठीक है। जैसे हमने कुछ बातें बताई थी कि भाई स्टील होता है ना, स्टील होता है वो रबड़ से ज़्यादा इलास्टिक होता है, इवन कॉपर से भी ज़्यादा इलास्टिक होता है स्टील, आइवरी बॉल ज़्यादा इलास्टिक होती है नॉर्मल बॉल से, ठीक है।
तभी वो ज़्यादा उछलती है, इलास्टिसिटी के ऊपर क्वेश्चन हो गया ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपके स्कूल्स में पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है, कुछ कुछ सीक्वेंस में। तो वो कौन से सीक्वेंस है, किन में कैसे पूछा जाता है, आगे वही सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये थर्ड वाला क्वेश्चन है जो हमने अभी बता रहे थे, उसके ऊपर बेस्ड है, तो उस क्वेश्चन को हम करेंगे अभी, ठीक है। तो नाउ अब आंसर्स की बात करते हैं। अरेंज एक एक करके सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चंस हैं, क्लास छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी तो क्लास होगी नहीं आज, तो एक बार पूरा देख लेना। अगर आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने फाइनल्स के लिए तो ज़रूर देकर जाना ये वीडियो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना अगर समझ में आ रहा है तो। अरेंज कॉपर, ग्लास, स्टील एंड रबर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इनका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो है के इज इक्वल टू क्या होता है, पहले समझना ये चीज़ कैसे है, क्यों आ रहा है। के होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन स्ट्रेन, सिग्मा स्ट्रेस, समझ में आ गई बात। के कंप्रेसिबिलिटी, ईटा, ईटा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बताया था ईटा, एफ अपॉन ए इंटू थीटा इज ईटा। समझ में आ गई बात। थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे हैं तो इसमें ये मत सोचना कि ये क्या है, क्वेश्चन से अटैच ही नहीं रहते हमेशा। तो के इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंक्रीज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि ये के की बात हो रही है बेटा, यानी कि जिसका स्ट्रेस हम ज्यादा अप्लाई कर सके, जिसमें ज्यादा स्ट्रेस आ सकता है उसका कोफिशिएंट उतना ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। यानी जिसमें ज्यादा फोर्स लगाएं हम, बहुत ज्यादा फोर्स जिसमें लगा पाए हम, क्योंकि फोर्स तो ऊपर ही होता है ना, कुछ भी हो तो स्ट्रेस भी किसके प्रोपोर्शनल है, एफ के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, नहीं ज्यादा फोर्स कौन झेल सकता है, तो सबसे ज्यादा फोर्स कौन झेल सकता है बेटा बताओ, स्टील झेल सकता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर क्या हो गया हमारा, इंक्रीज कोफिशिएंट, इंक्रीज बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें बढ़ते क्रम की, ठीक है, तो बढ़ते क्रम का क्या रहेगा, स्टील आपको बताया सबसे ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है। उसके बाद कॉपर है, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, ग्लास है, उसके बाद फिर रबड़ है। पसंद में आ रही है। यानी कि आप इसको इंक्रीज करते करते लगाएंगे तो रबर हो गया, ठीक है, इससे ज़्यादा, रबर से ज़्यादा हमारा ग्लास हो गया, ग्लास से ज़्यादा हमारा कॉपर हो गया, और कॉपर से सबसे ज़्यादा हमारा हो गया स्टील, STEEL। इसलिए इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा हाईलाइट, इससे स्टील सबसे ज़्यादा हमारा इलास्टिक होता है, क्योंकि स्टील सबसे ज़्यादा स्ट्रेस झेल सकता है, और उसके बाद वो जितना भी स्ट्रेन दे वो एक अलग बात है। यशिस आईफोन से चला रही हूँ। क्या ये क्यों बोली, चलो ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस। समझ में आ गई बात बेटा। रबड़, इससे ज़्यादा ग्लास, कॉपर, ग्लास, कॉपर, उसके बाद ये, ठीक है। यानी रबड़ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगा सकते, ये नहीं है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगा दिया उसमें, खींचे 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 एकदम से वो खराब कोफिशिएंट, यानी कि झेलने की, स्ट्रेस झेलने की जो कोफिशिएंट होता है, ऑब्वियसली वही बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। कोफिशिएंट के जिसका इतना ज़्यादा होगा इसीलिए हम स्टील को यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में। स्टील इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले सकता है जितना और कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। तो स्टील को जनरली हम लेते हैं उसमें, कंस्ट्रक्शन वर्क में हम लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, स्टील को हम क्यों कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करते हैं, आयरन को क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का आयरन से भी बहुत ज़्यादा होता है, बात समझ में आ रही है। और आयरन का रोड भी हो जाता है, स्टील का रोड नहीं होता, पता होगा ये सब तो आपको, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर, ये क्वेश्चन निपट गया, खत्म करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, द लेंथ ऑफ अ वायर इज कट टू हाफ। इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ठीक है। द लेंथ ऑफ द वायर इज कट टू हाफ, एक लेंथ थी हमारी इस टाइप से, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हाफ कर दिया, यानी कि इसको क्या बना दिया, इसको हमने इतना ही रहने दिया, ठीक। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इंक्रीज ऑफ इट्स लेंथ अंडर अ गिवन लोड। अब ये सीधी सी बात है यार, अब वही चीज आधी कर दी है हमने, है ना। इसको देखते हैं क्वेश्चन को कैसे होगा ये। अब कोई चीज हमने आधी कर दी तो वो क्या, पहले जितना बढ़ रही थी, खींचने पे उतना बढ़ रही थी, अब उसकी आधी तो बढ़ेगी यार, बताओ कि सही बात है, ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो ये लेंथ हमारी थी, ये लेंथ L थी हमारी, अब हमने कर दिया L/2, तो वो बढ़ेगी भी तो उतने आधे हिसाब से बढ़ेगी, सीधी सी बात है, आधे के हिसाब से वो बढ़ेगी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो हम आगे बात करते हैं, यानी कि वो क्या हो जाएगा बेटा, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ, क्या इफेक्ट होगा, यानी कि फॉर अ गिवन लोड इट विल नाउ
इंक्रीज हाफ ऑफ टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वन, यानी कि अब कितनी इंक्रीज कर पाओगे, अब यानी कि जैसे ये लेंथ यहां तक इंक्रीज हो पा रही थी, अब उसकी आधी ही इंक्रीज हो पाएगी। सीधी सी बात, समझ में आई बात? पहले ये यहां तक इंक्रीज हो पा रही थी, अब कहां तक इंक्रीज हो पा रही है, यहीं तक इंक्रीज हो पा रही है, यानी कि उसकी आधी तो इंक्रीज हो रही है ना उस हिसाब से, अगर देखो तो आप क्लियर हो ये बात? ठीक है, आई होप ये समझने वाली बात है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और कोई और दूसरी कुछ और लैंग्वेज तो यूज़ नहीं करें कि ये चीज़ समझ में ना आए आपको, ठीक है। क्लियर हो गया बात? ठीक। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट, इसी का पार्ट है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द मैक्सिमम लोड विच इट कैन बियर। ठीक है, अब बेटा जो लोड की बात हम करते हैं, देखो कि लोड कितना टांगा जा सकता है। अब आप एक बताइए कि आपके पास कोई रस्सी है, उस रस्सी से आप कुछ लोड को टांग सकते हैं। सपोज एक रस्सी जो है वो W वेट झेल सकती है, उसके बाद चट से टूट जाएगी, ठीक है। अब उस रस्सी को थोड़ा कम कर दो तो वो फिर भी तो W ही वेट झेल सकती है, उतना ही तो वेट झेला सकता है। जैसे आपको ये पता होगा कि जैसे अभी तक आपने जो पढ़ा है उस हिसाब से जो रेजिस्टिविटी जो होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये चेंज नहीं होती है। एक नॉर्मल टेम्परेचर की अगर बात करें, टेम्परेचर बढ़ाते रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है, ठीक है बेटा। रेजिस्टिविटी उसकी बहुत मतलब कि कहते हैं कि बहुत बढ़ जाती है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस को बढ़ाने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से। हम उसकी स्पेशल कंडीशंस की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि रेजिस्टिविटी हमेशा हर एक मेटल की कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जैसे कॉपर की रहती है 1.69 10⁻⁸ ओम मीटर रहती है कॉपर की, वो एक अलग है। तो ऐसे ही इसी तरह से बेटा एक प्रॉपर्टी जो कहते हैं ना, लोड को बियर करने वाली प्रॉपर्टी जो होती है हर एक सॉलिड की, वो फिक्स ही होती है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा लोगे या बड़ा ले लोगे तो वो लोड को क्या कहते हैं कम ज्यादा हो जाएगा, नहीं, वो बियर करने की एक ही रहेगी। हाँ ये हो सकता है कि एक्सटेंशन जो उसका हो पा रहा है अब कम हो पा रहा है, अब ज्यादा हो पा रहा है। जैसे इससे पहले वाले पार्ट में जब हमने आधा कर दिया था, एक्सटेंशन जो भी होगा उसमें जो भी इंक्रीज होगा, लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ पूछा है ना पहले वाले में, इंक्रीज इन लेंथ, तो वो अब आधा हो पा रहा है, ठीक है, जब लेंथ को हमने आधा कर दिया। बट लोड को बियर करने के लिए जो हमारे पास उसका इफेक्ट है वो सेम रहेगा, ठीक है, नो चेंज, दैट विल रिमेन सेम। क्लियर नाउ? ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि रब कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक, ओके ओके, आई थिंक सबको सही चल रहा है। चलो इसके बाद हम क्या बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं, आगे इस क्वेश्चन की बात करते हैं और जिससे पहले बता रहे थे, ठीक है, उसमें इसको हम कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। टीचर्स भी एक्सप्लेन इसको ढंग से नहीं करते हैं या कुछ कर भी देते होंगे, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग मतलब टेलिंग यू दिस थिंग फॉर ईच एंड दैट इज अप्लाइड ऑन ईच एंड एवरी टीचर, ऐसा नहीं है। कई बता भी देते हैं इस चीज़ को। वैसे आपने देखा होगा क्लास में क्वेश्चन कराया ही नहीं होगा, कभी करवाया नहीं होगा, ठीक है। 100 में से मुश्किल से 95 स्कूल्स ने कराया नहीं होगा, 5 स्कूल्स होते हैं वो करवा देते हैं, ठीक है। तो ये तो बेटा इसकी बात करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन सर्च कर लेना, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ऑन सस्पेंडिंग अ वेट mg फ्रॉम अ वायर द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस बाई l। हमने mg को लटकाया, l लेंथ बढ़ गई, बस इतना पता है। तो वर्क कितना हुआ इस प्रोसेस में वर्क कितना हुआ। अब हम अगर आप स्टूडेंट दिमाग लगाएं इसमें बिना कुछ ज़्यादा जाने चीज़ों के, तो आपने क्या किया, बस आपको पता है भाई वर्क निकालना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये अभी हम गलत करने जा रहे हैं, जो आप लोग वहाँ करोगे वही करने जा रहे हैं कि भाई ये वायर थी यहाँ पर इतनी, हमने क्या किया, mg वेट टांग दिया इसमें, mg हमने वेट टांग दिया, ठीक है। और अब क्या हुआ, ये वायर जो बढ़ गई वो कितनी बढ़ गई, l बढ़ गई, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया भाई, पूरा जवाब क्या रहा, वर्क होता है F इंटू एस। तो आपने कर दिया क्या, F है हमारा mg, लोड भाई mg ही है, जिसकी वजह से L एक्सटेंशन हो रहा है, mgl आंसर, और टिक कर दिया हमने बी ऑप्शन। तो हो गया बिल्कुल गलत, एकदम गलत हो गया वो, बात समझ में आई। इसका अगर हम सही सॉल्यूशन पे जाएं तो यानी कि यहाँ पर बेटा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही थोड़ा ना हो जा रहा है कि आपने लगाया फोर्स और वो फ्री होकर डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, नहीं, वो फ्री नहीं है। लगातार उस डिस्प्लेसमेंट में स्ट्रेस भी झेल रहा है, वो स्ट्रेस तो है ही हमारे लोड की वजह से, और साथ ही साथ स्ट्रेन भी है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी तो वो झेल रहा है साथ साथ। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो हमारी जो इलास्टिक एनर्जी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इसी चीज़ों के लिए है। वो कैसे है, यानी कि ये चीज़ है गलत, इसको आप कभी मत करिएगा, दैट इज़ अ रॉन्ग मेथड टू डू, ठीक है। जो करेक्ट है वो आपको ऐसे करना है इसको,
ठीक है, सिंपल सा हमने क्या किया बेटा, देखो इसको करेक्ट मेथड से करते हैं। W जो है वो U की फॉर्म में होता है हाफ इंटू क्या हो गया बेटा, स्ट्रेस हमारा क्या है, फोर्स mg, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका एरिया ए ही रहेगा, इसका एरिया भाई वायर का एरिया, ये वाला एरिया, इस वायर का ये वाला एरिया क्या होगा, ए होगा, है ना, ये वाला थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ऐसे कर देते हैं इसको, ये जो एरिया है वो एरिया ए ही रहेगा, बात समझ में आई। एरिया स्ट्रेस है ना, फोर्स अपॉन एरिया इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होगा हमारा बेटा, चेंज इन लेंथ अपॉन कोई ओरिजिनल लेंथ होगी इसकी एल नॉट, इनिशियल एल नॉट मान लो, ऐसे ही हवा में कोई कुछ तो होगी, इनटू इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा इनिशियली, इसका एरिया, और जो इसकी ओरिजिनल लेंथ एल नॉट होगी वो होगा इसका वॉल्यूम, यानी कि ए इंटू एल नॉट होगा इसका क्या, वॉल्यूम। बात समझ में आई। तो हमने लिख दिया वॉल्यूम, क्योंकि बेटा होता है ना हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो गया, ए इंटू एल नॉट। अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, ए एल नॉट, ये क्या हुआ, सॉरी ठीक है वो नोटिफिकेशंस खुल गए, सॉरी, ए एल नॉट कट गया, ए और एल नॉट से क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास सीधा एम जी एल अपॉन टू, ये हो गया हमारा आंसर एम जी एल अपॉन टू। ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, एक बार सर्च कर लेना, बोल रहे हैं तो ऐसी हवा में तो नहीं बोल रहे हैं, है ना, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। तो ऑन सस्पेंडिंग अ वेट mg फ्रॉम अ वायर, द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीजेस बाय l, द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज हाफ mgl। ये कहां से आया, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट ऑलरेडी हैज बीन आस्क्ड इन मेनी ऑफ द स्कूल्स ऑफ योर बोर्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से कर लेना, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, समझ में आ गया बात, ठीक है। फॉर्मूला वही लगाया हमने, इलास्टिक एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर दैट इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। स्ट्रेस हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हमारी वही जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है, अपॉन एरिया जितने एरिया में स्ट्रेस आ रहा है, इंटू इसका क्या स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ एल जो गिवन है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल नॉट, एल नॉट हमको दिमाग लगाना था। अब वॉल्यूम हमारे पास है ए इंटू एल नॉट, क्योंकि वॉल्यूम तो पुराने वाले वॉल्यूम की बात हो रही है ना, बढ़े हुए वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है, पुराने वाले वॉल्यूम की बात हो रही है, समझ में आ रही है बात। तो हमने इसलिए इसको लिया है, क्लियर होगी बात, ठीक है। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको, mgl/2 इसका आंसर हो गया, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, इसको इरेज कर दें, करेक्ट आंसर इसका हो गया फिर ए ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बेटा देखो, अ सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन, अनदर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन तो आपको करके ही जाने हैं, इन क्वेश्चन की खास बात पता है क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को कर लोगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ये तो नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन सब्सटेंस ऑफ ब्रेक्स डाउन तो वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा फिजिक्स में, खासकर कभी होगा ही नहीं ऐसा, है ना। इक्का दुक्का अगर हो गया 2-5% तो वो भी बड़ी बात है, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता है बेटा, ठीक है। हाँ, या तो कभी कोई सैम्पल पेपर स्कूल वालों ने उठा के दे दिया, ठीक है, टीचर्स ने काम थोड़ा कम किया वहाँ पे, कोई सैम्पल पेपर उठा के दे दिया, वही सैम्पल पेपर आपने पढ़ा हो एक रात पहले, तो आपने कहा कि अरे भाई मेरी तो किस्मत खुल गई, है ना, हमको तो लॉटरी लग गई, तो वो एक अलग बात है। मगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम से पूछे जाएंगे, ठीक है। आई एम डेड श्योर डैट इस टाइप से इन क्वेश्चंस के ये जो पूरा सिलेबस है क्वेश्चंस का, ये जो क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं शुरू से, है ना, हमने डे 1 में भी कुछ क्वेश्चन कराए थे, डे 2 में भी कुछ क्वेश्चन कराए थे, डे 3 में भी आज यहाँ क्वेश्चन ही चल रहे हैं, तो इनसे कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन पे आते हैं हम, सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन बाय अ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस पता है हमको कि भैया ब्रेकिंग स्ट्रेस, बेटा देखो होता है ना स्ट्रेस ब्रेक, यानी कि आपको दे रखी है 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना स्ट्रेस लगा दो ना, 10⁹ न्यूटन, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एक तरीके से कितना हो गया ये 1 करोड़, लाइक बहुत ज़्यादा हो गया ये, इसको वैसे नहीं लेते हैं, 10⁹ ही लेते हैं, इतना न्यूटन का, ठीक है, उतने पर मीटर स्क्वायर पे अगर फोर्स लगा दो अगर उसके, तो वो वहाँ ब्रेक हो जाएगी वो चीज़, वहाँ वो चीज़ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस आपको पता है, अगर सब्सटेंस की डेंसिटी हमारी इतनी है, सब्सटेंस की डेंसिटी बेटा रो होती है, ठीक है, डेंसिटी पता ही होगा, मास अपॉन वॉल्यूम वाली डेंसिटी की बात कर रहे हैं, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड दैट लेंथ, वो लेंथ आपको निकालनी है, ठीक है, ऑफ द वायर मेड अप ऑफ द सेम सब्सटेंस, ठीक है, सेम मटेरियल से बनी हुई हो, यानी कि यही सारी प्रॉपर्टीज हो उसमें, विच विल ब्रेक डाउन अंडर इट्स ओन वेट, अपने खुद के वेट की वजह से वो ब्रेक हो जा रही हो, अपने खुद के वेट की वजह से वो ब्रेक हो जा रही हो, बात समझ में आ रही है। तो खुद के वेट की वजह से ब्रेक हो जाने का मतलब आपको पता था, वायर टंगे टंगे भी कभी फोर्स लगाती है, स्ट्रेस उसमें उसके वेट की वजह से भी स्ट्रेस आता है, बट हम क्वेश्चंस में जनरली उसको नेग्लिजिबल मानते हैं जब भी हम कोई वेट टांग देते हैं उसमें,
या अगर उसका खुद का वेट वायर का गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको उस वेट को लेते हुए भी आपको आगे चलना है। यानी कि टोटल फोर्स जो होगी वो उसका खुद का वेट प्लस जो आपने वेट उसमें हैंग किया हुआ है, टोटल फोर्स उसमें हम लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब यहां पर हम उसी की बात करते हैं। अब जैसे आप एग्जाम में बैठे, आपको कुछ नहीं पता कि इस क्वेश्चन में हम क्या करें, वही क्या करें, है ना? तो आपको कोई भी टीचर पढ़ाए, कुछ भी करे, तो हमेशा ये बोलेगा हमने आपको पढ़ाया था, हमने आपको पढ़ाया था, ये जनरली यही बोला जाता है। एज अ स्टूडेंट सोचिए कि आप इस क्वेश्चन के साथ क्या कर सकते हैं, है ना? डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी में कहीं ना कहीं मास होता है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी मिलेंगी, है ना? तो डेंसिटी कहीं ना कहीं आप देखें मास में कुछ पड़ सकता है। यानी कि जब आप फोर्स की बात करते हैं बेटा, यानी कि जब ये हमारे पास वायर है, यहाँ पर क्या है, इसका जो वेट है mg यहाँ पर है, इस m में कहीं ना कहीं हम खोज सकते हैं हमारा डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू उसका वॉल्यूम, डेंसिटी उसका, ठीक है, बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम हो जाएगा इसका एरिया इंटू उसकी लेंथ। क्लियर, समझ में आ गई बात? यानी कि आप ये खोजिए कि जो गिवन है भाई उससे हम क्या उखाड़ सकते हैं। अरे भाई जो होगा तभी तो उखाड़ोगे कुछ, है ना? कुछ है ही नहीं भाई, खुद में कोई दम है ही नहीं, चले गए कहीं पर भी मुंह उठा के। तो जितना है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली है, उसी इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, है ना? मास के लिए हमको ये पता चल गया, यानी कि हम मास को लिख सकते हैं ये रो इंटू ए इंटू एल, रो हमको यहाँ पता है, ठीक है? यानी कि जो फोर्स है ना, ये ओवरऑल ये क्या है बेटा, ओवरऑल ये क्या है, देखो इसको देखो, ये हमारे पास क्या है, इट इज फोर्स। यही तो फोर्स है, खुद के वेट की वजह से टूटे, खुद के वेट की वजह से टूटे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर स्ट्रेस दे रखा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, हमको पता है, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो लेंथ है ना, यही तो लेंथ चाहिए जब हम पूरा स्ट्रेस, ये स्ट्रेस की वैल्यू पूरी ले ली हमने 10⁻⁹ पूरी वैल्यू ले ली, खत्म एकदम पूरा, है ना? तो कितनी लेंथ पर इतना स्ट्रेस लग सकता है वही निकालना है। तो हमारे पास है यहाँ पर ये m इंटू जी अपॉन इसका एरिया, हमने a ले लिया और तो कुछ गिवन ही नहीं है। तो मास में हमारा क्या है, हमने निकाल लिया रो इंटू ए इंटू एल इंटू अपॉन इंटू जी अपॉन एरिया, ये आ गया। तो एरिया से एरिया कट गया, डेंसिटी पता है, लेंथ आपको निकालनी है, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है, मगर इसमें 10 मान के चलो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू अगर सपोज करो 10 मान लो, ठीक है? तो सारी चीज़ें आ गई, यानी कि वो लेंथ इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी लाइक इट इज़ 10⁻⁹ अपॉन, हम क्या करेंगे, वैल्यू सीधा पुट कर रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी 11th में तो इतना समझ रहे होंगे कि क्या ऊपर नीचे कर रहे हैं हम, ठीक है? यानी इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आप देखो, लेंथ क्या हो जाएगी, ये तो कट ही गया, नीचे नीचे चले जाएगा, रो इंटू जी नीचे चले जाएगा, रो कितना है 3 इंटू 10⁻³ इंटू जी भी नीचे आ रहा है, तो ये 10 ऊपर जा रहा है, ठीक है? इसने इसको क्या कर दिया, ये 4 है नीचे, ये ऊपर 5 हो जाएगा, यानी कि 10⁵ अपॉन 3 कितना, ये किस में आ जाएगा, ऑब्वियसली सारी चीज़ें ऐसा यूनिट्स में हैं तो ये सब आएगा मीटर में, ठीक है? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर कि लेंथ इतनी ज़्यादा होनी चाहिए उसकी कि वो खुद के वेट की वजह से गिर जाए, ठीक है, टूट जाए। लेंथ को और अच्छे से लिखना है तो लिख लो, एक 10 बाहर निकालो, एक 10 होता है 3.33, एक 10 बाहर निकाले तो 10⁴ बचा, तो इतना हो गया हमारे पास। बात समझ आ रही, 3.33 इंटू 10⁻³ या 33.3 किलोमीटर। सोचो 33.3 किलोमीटर लंबी वायर होनी चाहिए, तभी वो अपने वेट की वजह से बस चट से टूट जाएगी, ठीक है? क्लियर हो गया? आई होप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होंगे, लाइव क्लासेस में आएंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक बेटा देखो, रोबोट से तो नहीं होती, रोबोट को छोड़ के किसी से, हर किसी से हो जाती है, हम आयरन मैन तो है नहीं, ठीक है? तो अगर कभी किसी वीडियो में कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से अगर कुछ हो, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट सारी थ्योरेटिकल एकदम करेक्ट मिलेंगे, बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो रही हो तो उसको आप देख लेना। वैसे आई डोंट थिंक सो कि यहाँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, सारी चीज़ें ठीक ही हैं, काटने पीटने में कभी कभार हो ही जाता है, ठीक है? क्योंकि ये वन टाइम ही सब चल रहा है तो हो सकता है ऐसा, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई बात है इसमें, ठीक है? क्लियर होगी बात बेटा? आगे बढ़े, चलो ये खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है? इसको एक बार कॉपी कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो ब्रेकिंग स्ट्रेस वही सारी चीज़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप से है, आप इसको एज अ होमवर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको एज अ होमवर्क में कर सकते हो बेटा, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन है, ब्रेकिंग स्ट्रेस आपको ही गिवन है और आपको डेंसिटी गिवन है, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सस्पेंड किया जाए कि वो अपने ओन वेट से ब्रेक ना हो, तो वही वाली बात है बेटा, ठीक है? यहाँ डेंसिटी दी है तो आपको वही मैक्सिमम लेंथ निकालनी है, आपकी सेम चीज़ें हैं, ठीक है? जी पे वही दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप से क्वेश्चन बन गया ये तो, ठीक है? तो आप इसको एज अ होमवर्क करना,
ठीक है, और इसी मेथड से अप्लाई करना तो आंसर बिल्कुल आ जाएगा ठीक ठाक इसका, ठीक है। ओके, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई करना, कितना आंसर आ रहा है बताना, पूछना अपने कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर क्वेश्चन नंबर 2 ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस स्टील वाले का, ठीक है, इसको हम मान के चलते हैं। देखो क्वेश्चन के नाम देते हैं वरना फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, अब ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में दिया है तो आगे हमको भी ध्यान रहेगा, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो होमवर्क में इसका आंसर नीचे कमेंट करना कि सर दिस इज द आंसर दैट आई हैव कैलकुलेटेड एंड आई विल कमेंट, ठीक है, ऑन द सेम डे और मे बी ऑन द नेक्स्ट डे कमेंट करके मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा बिल्कुल। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हम लाइव क्लासेस में भी ऑन टू ऑन इंटरेक्शन करेंगे, जिससे क्या होगा बेटा और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम, ठीक। इस क्वेश्चन को हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग इसको कर लेंगे आसानी से, सारी चीज़ें वही हैं, सेम मैथड से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ओके। A body of 10 kg is tied at one end of a 0.3 meter wire is rotated in a horizontal circle. The area of cross section of the wire is 10 to the power -6. Area of cross section आपको दे रखा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस आपको दे रखा है। कितनी एंगुलर स्पीड से घुमाएं कि वो, कितनी एंगुलर स्पीड से घुमाएं उसको कि वो घूम जाए, यानी उससे जस्ट बढ़ाने पर वो चीज़ ब्रेक कर जाए। आपको वायर की लेंथ दे रखी है, 10 केजी का हैवी सा कुछ बांध रखा है। इन्होंने ये कहा है कि अगर उसका ब्रेकिंग, आईफोन से चला रही हूँ। तो चलाओ भाई, हमसे क्या पूछ रही हो। तो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है, वायर है उसका एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा है, उसकी लेंथ दे रखी है, कितना वेट हमने बांधा, उसको घुमा रहे हैं हम, उसको घुमा रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वो जो जिस स्ट्रेस पे टूट जाएगी ना, जिस स्ट्रेस पे मैक्सिमम टूट जाएगी वो आपको दे रखा है ब्रेकिंग स्ट्रेस, उसी को हम कहते हैं क्या, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। आ रही बात समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खास करके ये बात कर रहा हूँ जो नीट वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो हमारे बी और सी सेक्शन जो होते हैं हमारे, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पता होना चाहिए नीट में 40% आपका 11th का आता है, 60% आपका 12th का रहता है, या कभी 50-50 भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें बेटा फिर आप लोग इसको मैनेज करिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस को। तो बेटा देखो अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है भाई। ये पहली बात तो घूमेगा, इस टाइप से ऐसे ऐसे करके घूमेगा, तो यानी कि ये कहा हुआ है बेटा, एक हमने ऐसे वायर ली है, इसके साथ ऐसे करके हमने एक ऐसे करके एक वेट टांगा हुआ है, इस टाइप से एक वेट टांगा हुआ है। ये वेट क्या है, ये वेट कितने का है, ये वेट है, बड़ा भारी वेट है, ये 10 केजी का वेट है, ठीक है, ये वेट है, ठीक। इसको हम घुमा रहे हैं यहाँ से इस टाइप से, है ना, ऐसे करके हम इसको घुमा रहे हैं। आपसे पूछा है ओमेगा, पूछा है आपसे ओमेगा, याद है v इज इक्वल टू आर ओमेगा कहीं पढ़ा था हमने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर पढ़ा था हमने, है ना, हल्का हल्का सा याद आ रहा हो आपको। ओमेगा हमारी एंगुलर स्पीड होती है, एंगुलर स्पीड, v जो होती है वो लीनियर वेलोसिटी होती है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रूफ किया होगा आपने, ठीक है, अपने 3rd चैप्टर में मोशन इन अ प्लेन वगैरह में आपने किया होगा, ठीक। तो ओके, ये सारी चीज़ें आपको ओमेगा निकालना है। कितने से घुमाया, ब्रेकिंग स्ट्रेस वगैरह दिया हुआ है यहाँ पर आपका, यानी कि स्ट्रेस जिस पे ब्रेक हो जाए वो कितना है, ब्रेकिंग स्ट्रेस 4.8 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है, ब्रेक, इस पे ब्रेक हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी भाई इसका बताया हुआ है, कितना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका, 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये मुझे 1 mm स्क्वायर दिख रहा है साफ साफ, आपको भी दिख रहा होगा, ये मुझे कितना दिख रहा है, 1 mm स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है ये, ठीक है, 1 mm स्क्वायर है, पतली सी वायर है, ठीक है। तो कितने से घुमाएं कि वो कितना मैक्सिमम से घुमा सकते हैं उसको हम, ताकि जिसके बाद वो टूट जाए। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, जो गिवन है वही उसी के हिसाब से तो करेंगे, है ना, जितना है वही उखाड़ेंगे हम, और तो कुछ नई बात तो इसमें कर नहीं लेंगे। तो जो चीज़ है उसी को लेकर चलते हैं कि अब ये जो फोर्स बेटा आप देख रहे हो ना, ये फोर्स यहाँ की तरफ खिंचाव दे रहा होगा, यही तो टेंशन इसके अंदर आती है। आपको पता है किसी भी चीज़ को अगर आप घुमाएं, किसी भी वायर से किसी चीज़ को बांध के घुमाएं, तो वो जो टेंशन देगा स्ट्रिंग में, वो किस फोर्स के बराबर होगी, उसके अंदर सेंट्रीपीटल फोर्स के बराबर होगी, ठीक है। वो फोर्स कौन सी होगी, यानी कि यहाँ पर इस बार हमारी फोर्स क्या है, mv²/r है, और r m सीधी सी बात है हमारा मास है जिसको हम कर रहे हैं ओवरऑल। यहाँ पर वायर पतली सी वायर है नॉर्मल सी, उसके मास लेने की जरूरत नहीं, यानी कि जो मास बांधा हुआ है 10 kg वाला, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, सिंपल सी। फोर्स हमारे पास यहाँ पर mv²/r, बस इतना एक नया इस क्वेश्चन में और सोचना है आपको, समझ में आ गई बात, ठीक। तो अब यहाँ की बात करते हैं, ये फोर्स v² जिससे हम घुमा रहे हैं इसको, ये सब तो आपको कुछ दिया नहीं है, बाद में हम इसको
पुट कर सकते हैं, यानी फोर्स मिल गया, फोर्स आपके पास ये हो गई क्लियर, दिस इज द फोर्स, रेडियस सब आपको गिवन है, यहाँ पर रेडियस गिवन है ना 0.3 मीटर, ठीक है। आई शुड हाईलाइट द रेडियस विद द येलो, ये हमारे पास 0.3 मीटर का हो गया, यानी 30 सेंटीमीटर का हमारा, 30 सेंटीमीटर का हमारा क्या है बेटा, आर गिवन है हम, ठीक है। तो ऑब्वियसली यही फॉर्मूला यूज़ करना है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सब कुछ गिवन ही है हमको, यानी कि ठीक है, हम पहले वी निकाल लें, पहले हम अच्छे से वी निकाल लें, वी निकाल लें, वी में अंदर ओमेगा छुपा है, जैसे आपको पहले बताया, वी के अंदर ओमेगा है ना, वी के अंदर ओमेगा है कि नहीं है, ओमेगा है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो पहले वी निकाल लें तो ओमेगा निकल ही जाएगा, आर तो पता ही है हमको, ठीक, यही कर सकते हैं बस। फोर्स क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू इसका एरिया, तो यानी कि वी इसका हम बात करें, इंप्लाइज दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू आर इंटू एरिया अपॉन मास, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, सॉरी इरेजर ले लेते हैं भाई, इसको इरेज कर देते हैं, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर, ठीक। तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा लिखा है, कुछ और नहीं लिखा है, ठीक है, इट इज सिग्मा, सिग्मा कितना है 4.8 10 टू पावर 7, तो ये हो गया 4.8 10 टू द पावर क्या है 7, इंटू इसका रेडियस कितना है 0.3, इसका रेडियस हो गया, और साथ ही साथ क्या है हमारे पास, रेडियस इंटू एरिया, इसका क्या है दे ही रखा है 10⁻⁻⁶, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, मीटर स्क्वायर में पहले से ही रखा है, अपॉन इसका मास कितना है 10 kg, ठीक है। ये तो आपको पता है बेटा, ये 10 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1, ये माइनस यानी कि सब कट पिट जाएगा, ये 4.8 इंटू 0.3, तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 4.8 इंटू 0.3, लाइक कितना हो जाएगा 324 4 2 3 12 13 14, ठीक है, 2 के बाद 1.44, ठीक है, तो यानी कि कितना 1.2 का स्क्वायर करेंगे 1.44 आ जाएगा, है ना, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड, क्यों 1.2 आई थिंक आई एम राइट, ये चीज़ ठीक है बिल्कुल, है ना। अरे भाई जब इसका स्क्वायर करोगे तो 12 जब 144 होता है, ठीक है, तो 144 यानी कि 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, हाँ सही है बिल्कुल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे क्या करें, v आ गया हमारे पास, बस v इज इक्वल टू आर ओमेगा कर दो, आर ओमेगा, ओमेगा निकालना है हमको, ये हो जाएगा v अपॉन आर इज इक्वल टू v क्या हो गया हमारे पास बेटा 1.2, आर कितना हमको दे रखा है 0.3, देखो कुछ अच्छा सा हमको 4 रेडियन पर सेकेंड मिल गया, आंसर आ गया हमारे पास इसका 4 रेडियन पर सेकेंड। एक बार खुद से ट्राई करना, खुद के जो भी फॉर्मूले हैं इससे बाहर कुछ होगा ही नहीं आपके पास भी, सेम यही इसी मेथड से आपको करना है, एक बार इसका आप स्नैप ले सकते हो कि कैसे हमने किया है, इसमें क्या क्या किया है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा वही बेस, हमारी जो हमारी लाइन लेंथ इस क्वेश्चन की वो यही है, फोर्स अपॉन एरिया से हमने सॉल्व किया है, बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान ये देनी है कि जो फोर्स है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगी, ये फोर्स सिर्फ एम जी नहीं होगी, क्योंकि हम बात करते हैं टेंशन फोर्स की, हम बात करते हैं हमेशा टेंशन फोर्स की, क्या टेंशन फोर्स की, यानी कि जो एक वायर है ना, तो उसमें जो भी टेंशन आती है तो वो टेंशन पूरी ओवरऑल फोर्स की वजह से आती है, जो फोर्स खिंचाव लग रहा है उसके विपरीत जो होती है वो टेंशन होती है यहाँ पर, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसको हम कहते हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने कवर कर लिया है यहाँ एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ये बार बार बोलना ना पड़े, हमेशा वीडियो को पॉज करके ले लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। 4 इसका आंसर आ गया है, सामने सामने सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कूल्स में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और कितने क्वेश्चन हैं, और भी हैं, अच्छा। तो अब मेटेलिक वायर हैज़ अ रेडियस ऑफ 0.2 mm, इसका रेडियस दे रखा है मेटेलिक वायर का, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू हैव इंक्रीज ऑफ दिस 0.2% इन इट्स लेंथ, इसकी लेंथ में 0.2% का इंक्रीज करने के लिए हमको कितनी फोर्स लगानी है, ठीक है। तो 0.2% इंक्रीज करना क्या हुआ, 0.2% इंक्रीज करना क्या हुआ बेटा, इसका मतलब अगर टोटल लेंथ जो है अगर आप इसको L मान रहे हो तो तो इफ अगर हम कर रहे हैं 0.2% इंक्रीज, ठीक है, तो ये कितना इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि इसको कितना इंक्रीज कर रहे हैं 0.2% इंक्रीज मान रहे हैं ना, यानी कि हम इंक्रीज ही कितना कर रहे हैं
0.0, देखो 2% कितना होता है, 0.02, 0.2% 0.02 होता है, 0.2% कितना हो जाएगा, 0.002 ऑफ एल हो जाएगा। इतना टोटल इंक्रीज आपको डायरेक्टली दे रखा है इसमें। समझ में आई बात? अगर कोई चीज़ इंक्रीज कर रहे हैं आपको दे ही रखा है, क्योंकि आपको इंक्रीज इन लेंथ लेना होता है ना, जो हमारे पास वाकई में ये नहीं करना है कि फाइनल कितनी होगी, इनिशियल कितनी थी, इसमें सीधा इंक्रीज ही दिया हुआ है आपको, है ना, जो भी हम यंग्स मॉडल्स में फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल डायरेक्टली आपको दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर बात यहाँ ख़त्म हो गई, यानी कि हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ ही दे रखी है 0.02% इंक्रीज, यानी कि इतना इंक्रीज, और इंक्रीज पता है ओरिजिनल ये मान ली, इंक्रीज वाली ये है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है बेटा, रेडियस आपको इसका दे रखा है, रेडियस यानी कि पाई आर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर करोगे ना, तो इट इज़ 0.04 आ जाएगा इंटू, है ना, 0.04 आ जाएगा। ओके, सो इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ओके, ठीक है, बस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक, तो यहाँ पे पाई इंटू 0.04 इंटू क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर कर दिया हमने, अगेन एम स्क्वायर को हमको मीटर स्क्वायर में करना है, 10⁻⁻⁶ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बेटा एरिया आ गया हमारे पास, ठीक है। हमारे पास एरिया भी अब यहाँ पर आ गया, हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ सब कुछ पता है हमको, बस एक चीज़ नहीं पता, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो क्या करें हम बेटा, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, यंग्स मॉडल से दे रहा है। अब देखो यंग्स मॉडल्स दिया हुआ है, तो इसमें क्या ट्रिक पॉइंट है, ट्रिकी पॉइंट क्या है, यंग्स मॉडल जब दे रखा है तो यंग्स मॉडल्स का तो फॉर्मूला लगाओगे, बल्क का तो नहीं लगाओगे। जब भी यंग्स मॉडल्स दे रखा हो तो वो फॉर्मूला तो यूज़ हो ही रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। स्पेशल केस में हो सकता है यंग्स मॉडल्स डायरेक्टली यूज हो जाए, कैसे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर इज U इज इक्वल टू हाफ इंटू यंग्स मॉडल्स इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेन का स्क्वायर आप चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इसका स्क्वायर कर देंगे तो वहाँ पर सीधा सीधा इलास्टिक वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी, मगर यहाँ तो फोर्स चाहिए। तो यंग्स मॉडल्स Y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, यानी डेल्टा एल सीधा सीधा हमको पता ही है, तो यानी कि फोर्स की वैल्यू हमारे पास होगी क्या, यंग्स मॉडल्स इंटू एरिया इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। तो यानी कि यंग्स मॉडल्स क्या हमारे पास 9 इंटू 10⁻10, ठीक है, ये हमेशा ज़्यादा ही होता है वायर्स के लिए, इंटू इसका एरिया कितना हमने निकाल लिया, पाई इंटू 0.04 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। साथ ही साथ डेल्टा एल भी है यहाँ पर हमारे पास, चेंज इन लेंथ क्या है हमारी इतनी, अपॉन ओरिजिनल लेंथ आपको पता है कट पट जाएगा, तो मल्टीप्लाई में साथ में क्या आ जाएगा 0.002, इसको आपको बस कैलकुलेट करना है, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फोर्स की वैल्यू इस केस में भी बेटा काफ़ी ठीक ठाक आएगी, ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो यानी कि क्या है, दोबारा से बता देते हैं आपको, ये क्या किया है लास्ट में पता चला ना, ये हमने किया है यंग्स मॉडल्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया पाई आर स्क्वायर, ये जो पूरा करके हमने लिखा है यहाँ पर ये वाली चीज़, ठीक है। और उसके बाद साथ ही साथ डेल्टा एल, यानी कि जो लेंथ चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो चेंज इन लेंथ ये है, ओरिजिनल लेंथ ये है, अपॉन तो एल एल कट जाएगा तो ऊपर सिर्फ 0.002 ही आ जाएगा, ठीक है। सो इट्स 0.002, क्लियर, इसको कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। सॉल्यूशन आप खुद से कर सकते हैं इसका, इस क्वेश्चन को कहीं सर्च भी करोगे तो मिल तो सकता ही है, साइट्स के क्वेश्चन रहते हैं, बट ये क्वेश्चन लग नहीं रहा है, ये साइट का क्वेश्चन लग नहीं रहा है, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को हमने किया है, ठीक है, किया ज़रूर है इसको। तो ये क्वेश्चन बुक का ही क्वेश्चन है बेटा, ये आई थिंक नहीं मिलेगा, डायरेक्ट वैल्यू इसकी नहीं मिलेगी, डायरेक्ट वैल्यू बेस शायद ना मिले इसकी, ठीक है। तो बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा है, इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है, इसको ज़रूर कर लेना। ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज इंक्रीज़ वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी हम इंक्रीज़ लेते हैं डायरेक्टली लिखते हैं, यंग्स मॉडल्स में जो इंक्रीज़ ये जो है ना, ये चीज़ बेटा, इसको बिल्कुल भी ये चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए आपकी, हमेशा ध्यान रहे, ये जो होता है ये डायरेक्ट इंक्रीज़ होता है, इट इज़ इंक्रीज़, ठीक है। सॉरी, इंक्रीज़ की स्पेलिंग गलत लिख दी है, INCREASE सी है ये, ठीक है। इंक्रीज़ इन लेंथ है ये, सीधा सीधा इंक्रीज़ इन लेंथ है ये, समझ में आ रही है बात, डायरेक्टली इंक्रीज़ इन लेंथ है और कुछ नहीं है ये। तो आंसर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आंसर इसका आराम से, ठीक है। कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, 4 2 8 8 72 7 और 72 में मल्टीप्लाई 3.14 का फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो इसका आप निकाल सकते हो वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस। अ मेटेलिक वायर हैज़ अ रेडियस ऑफ 0.02 mm, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, उसका हम इंक्रीज करने के लिए 0.2% इंक्रीज करते हैं उसकी लेंथ में, कितना फोर्स हमको चाहिए होगा।
अगेन ये वही क्वेश्चन है बेटा, यानी कि f इज इक्वल टू अगेन क्या है फॉर्मूला हमारा, y इज इक्वल टू, यंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल होता है ना। तो आपको पता है इंक्रीज, इतना इंक्रीज करने के लिए और कितना हमको उसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, रेडियस सब कुछ। आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जैसे हमने करवाया पहले वैसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन की मार्किंग देख लीजिए, नंबरिंग 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 7 एंड दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन नंबर 7 ही है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, यानी 8 क्वेश्चन हमने करे हैं इसके ऊपर के, इफ अ स्ट्रेस ऑफ 1 kg weight per mm square is applied on a wire then what will be the percentage increase in the लेंथ ऑफ द वायर। पहली बात तो परसेंटेज इंक्रीज पता होना चाहिए, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग सोचते होंगे परसेंटेज इंक्रीज क्या है, कुछ और नहीं है, डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज कितना हुआ, कितना था इनटू 100, ये होता है परसेंटेज चेंज किसी भी चीज़ का। किसी की हाइट है कितनी बदली अपॉन कितनी थी इंटू 100 कर दोगे, वो हो जाएगा परसेंटेज चेंज कितना हुआ। क्लियर, कोई भी चीज़ कितनी बदली अपॉन कितनी थी इंटू 100, वो क्या है परसेंटेज चेंज। यही हमको देखना है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कि कहीं दिखेगा तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 kg वेट पर mm स्क्वायर, ये क्या है, अगर हम यहाँ लें स्ट्रेस की बात हो रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि है ना, यहाँ फोर्स अपॉन एरिया है, इफ स्ट्रेस ऑफ दिस मच, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारे पास 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको 1 को, भाई ये तो केजी है, केजी वेट मतलब देखो एक बार ये ध्यान रखना बेटा, 1 kg वेट मतलब क्या होता है 9.8 न्यूटन। आपने पढ़ा होगा आईसीएसई वालों 10th में बहुत अच्छे से, इसको 10th क्लास में ये सब आपने बहुत किया होगा। 1 kg वेट, 1 किलोग्राम कितना iPhone से चला रही हूँ। वेट, ठीक है चलाओ यार, तुमको जो करना है करो। तो जितना वो वेट, जितना भी वेट दे रखा है, अगर वेट आ गया दिस मच केजी वेट, ठीक है, तो वो 9.8 से मल्टीप्लाई करना है आपको हमेशा। ग्राम वेट मतलब क्या होता है बेटा, 10 टू पावर -3 कर देंगे तो केजी में लेकर चल रहे हैं, मतलब उसको समझ में आ गई बात। ग्राम वेट और केजी वेट ऐसे करके आपके केजीएफ जिसको कहते हैं, केजीएफ 1 kgf फोर्सेस अप्लाइड, दैट मींस 9.8 न्यूटन फोर्सेस अप्लाइड। 1 gf ग्राम, यहां पर gf को मतलब बेटा ग्राम और फोर्स से मतलब है, और कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो 1 gf मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 पहले केजी हुआ, इंटू 9.8 वो हो गया न्यूटन में फोर्स, उतना फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम उसी की बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर फोर्स आ गया अपॉन 1 mm स्क्वायर को हमको उसमें करेंगे तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना हमारे पास ओवरऑल आ गया है। यानी सिग्मा कितना है 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है बेटा सिग्मा। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। यंग्स मॉडल्स दे रखा है आपको, 1 kg वेट सीधा से दे रखा है, देखो दे गिवन ही था यार, एक्सप्लेन कर दिया हमने, मगर वो चीज़ गिवन ही थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो और काम आसान कर दिया, बट ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको सब गिवन दें, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन यंग्स मॉडल्स की बात करते हैं, यंग्स मॉडल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। हमको कुछ उल्टा फुल्टा करके निकालना है, हमको निकालना है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, हम खुद से कर रहे हैं, तो हम क्या करें, ये उधर चला गया उधर गया, तो और क्या हो जाएगा, ये एफ अपॉन ए इंटू यंग्स मॉडल्स आ जाएगा, एफ अपॉन ए इंटू यंग्स मॉडल्स, सब कुछ उधर उधर चले गया, यहाँ पे हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वैल्यू है हमारा आंसर। ये आंसर आपको फाइनली अगर देखना है, इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं इस आंसर को, एफ जो है हमारा बेटा क्या है गिवन, वही निकाल दिया हमने ना, 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन इसका एरिया, ठीक है, ए इंटू डेल्टा वाई, एरिया इसका कितना है दे रखा है 10 टू द पावर इतना है ना, ठीक है। यानी कि रुको जरा, 1 kg वेट स्ट्रेस देखा है यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर ए इंटू है ना, रुको 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 रुको, ए इंटू वाई है हमारे पास, तो एरिया इसका हमको वही लेना है एरिया, ठीक है। एरिया हमारे पास बस वही होगा, यंग्स मॉडल्स की वैल्यू पता है, और यहाँ पर एरिया ए जो है वो वही है 1 mm स्क्वायर, 10 टू पावर -6 लेना है, ठीक है, 10 टू पावर -6 इंटू यंग्स मॉडल्स की वैल्यू हमारे पास सीधी कितनी है 1 इंटू 10 पावर 11, 10 टू पावर 11, ठीक है, इंटू कुछ नहीं, ठीक है।
1 × 10⁻11 ये आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि एरिया में कैसा कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन यही था कि वो कितना हमारे पास कितने एरिया पे इतना फोर्स लग रहा है, सीधी सी बात है। तो एरिया दे ही रखा है ना, ठीक है। एरिया कितने पे फोर्स लगा रहे हैं हम, इतने केजी वेट कितना लगा रहे हैं पर जितना, तो वो फोर्स अपॉन एरिया की वैल्यू डायरेक्टली ही हमको दे रखी थी कि 9.8 है ना, क्यों, फोर्स अपॉन एरिया की वैल्यू दे रखी थी। तो वो फोर्स अगर हम ले रहे हैं 9.8 सिर्फ, तो एरिया उसका 1 mm² वाला एरिया लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, यहाँ डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू नहीं हम ले रहे हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। स्ट्रेस तो हमने निकाल लिया यहाँ पे, अगर पूछा जाता तो यहाँ पर आई थिंक स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ी ही नहीं कहीं पर, है ना। स्ट्रेस यहाँ पर है ही नहीं कहीं, आप अलग से फोर्स अपॉन एरिया की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते थे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करके आप डायरेक्टली ही चीज़ें निकाल सकते थे। फिलहाल समझ में आ रही है बात, ये क्या बोल रहे हैं, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। या हम ये कह रहे हैं आपको कि आप यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस जो हमने निकाल लिया यहाँ पर अच्छा सा अपॉन स्ट्रेन कर सकते थे, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको पूरा ले जाते, उसको पूरा नीचे ले आते, वो मेथड भी काफ़ी अच्छा है। सेम आंसर आएगा इससे भी, आप उससे कर लें तो और आसान पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, यानी कि आपको डेल्टा एल अपॉन एल इंटू इसको पूरा ऊपर ले जाओगे इंटू 100 करोगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल सिग्मा अपॉन वाई इंटू 100 कर लोगे तो आंसर आएगा सीधा डायरेक्टली। सब कुछ पता है आपको, सिग्मा यंग्स मॉडुलस 100 सब पता है आपको, आराम से आ गया आंसर, है ना। 2 मेथड हो गए इसके, लॉन्ग मेथड से चलो शॉर्ट से चलो, एक ही बात है बस। मगर इतना ध्यान रखना, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अगर फोर्स की वैल्यू वो ले रहे हो तो एरिया mm² ही लोगे, उसको मीटर स्क्वायर के बारे में मत सोचना, ठीक है। मीटर स्क्वायर के बारे में तो हमने कन्वर्ट किया था स्ट्रेस के लिए। ऐसा क्वेश्चन ब्रेक ऑफ में क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेस निकालो और उसका इंक्रीज इन निकालो, परसेंटेज इंक्रीज लेंथ भी कितनी हुई, तो परसेंटेज इंक्रीज यही हुई ना बेटा, ये आपको लिखी हुई ना, परसेंटेज इंक्रीज की हुई लेंथ की, समझ में आ गई बात। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बिल्कुल सारे न्यूमेरिकल्स हमने कवर करे हैं, ये न्यूमेरिकल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर चैप्टर हमारा फाइनली हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर हमारा लास्ट में क्या हो गया बेटा, FINISHED। तो ये डे 3 में हमने न्यूमेरिकल्स के साथ ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है, पूरा चैप्टर हो गया है ये, ठीक है, क्लियर। डे 3 में ख़त्म हो गया है चैप्टर, ये 3 दिन ही चाहिए एक चैप्टर को, और फाइनल टर्म में भी 15 दिन का टाइम देना, बस फाइनल में जाते जाते सारे टॉपिक्स फिजिक्स एकदम क्लियर हो जाएगा। रिवीजन जब कराएंगे आपका, तो ऑब्वियसली जब भी आपके एग्जाम का शेड्यूल एक होगा, लाइव क्लासेस ज़रूर लेंगे। लाइव क्लासेस में 1-1 घंटे की क्लास लेंगे या 2-2 घंटे की लाइव क्लास ले लेंगे, उसमें बेटा हम एक साथ कई सारे टॉपिक्स, कई सारे चैप्टर्स, रैंडम न्यूमेरिकल्स और ये सारी चीज़ें हम डेफिनेटली कवर करेंगे, ठीक है। तो ज़रूरी हो जाएगा इसमें, यानी कि 3-4 घंटे 5 घंटे की जो लाइव क्लासेस आप देखोगे कि ये क्लास ली गई है, तो उसमें सारा सिलेबस मिलेगा आपको, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, शबा खैर, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, क्या है, यूनिट 7 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, नेक्स्ट रन पे। ओके, बाय बाय।